सीएम ने 100 करोड़ के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में बनेगा आईटी पार्क। नर्मदापुरम सांसद दर्शन चौधरी का बयान, कहा तय समय में पूरी होगी परिसीमन प्रक्रिया। सांसद ने विपक्ष पर साधा निशाना। बालाघाट में भीम आर्मी की 3 सूत्रीय मांगे। भीम आर्मी ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। भीम आर्मी के नेता कार्यकर्ता रहे मौजूद। बालाघाट में सरेखा ओवरब्रिज का शुभारंभ, हल्के वाहन के लिए खुला आवागमन। ट्रैफिक समस्या से मिलेगी राहत। बदनावर में बीमार गौवंश के अस्पताल निर्माण में बाधा। 2 बार स्वीकृति राशि के बाद भी नहीं हो सका उपयोग। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भोपाल में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कन्या छात्रावास, एग्रीकल्चर भवन और आईटी पार्क सहित करीब 100 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत नए युग की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने विश्वविद्यालय में रोजगारमुखी कोर्स शुरू करने की घोषणा की और छात्रों को नौकरी देने वाले बनने का आह्वान किया। उन्होंने भोपाल में मेट्रो कोच निर्माण और डल झील की तर्ज पर बड़े तालाब के विकास की जानकारी दी। साथ ही धार में बनने वाले पीएम मित्र पार्क और फैशन डिजाइनिंग कोर्स की शुरुआत की बात कही। मुख्यमंत्री ने छात्रों के लिए बस सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा भी की। साथ ही राजधानी के विकास के साथ युवाओं के भविष्य को दिशा देने के संकल्प को दोहराया। आज के इस अवसर पर गणपति महोत्सव के साथ साथ हम सब मां सरस्वती की देवी ऐसे पावन मंदिर में आज अपने इस विश्वविद्यालय के नए प्रकार के एक नए परिवेश की संभावनाओं के लोकार्पण भूमि पूजन के अवसर पर यहां उपस्थित हुए हैं। मंच पर विराजमान हमारे बीच माननीय मंत्री इंदर सिंह परमार जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, कुलगुरु बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय श्रीमान एसके जैन जी, कुलसचिव अनिल शर्मा जी, एससीएस अनुपम राजन जी, सभापति किशन सूर्यवंशी जी। इस अवसर पर सभी सम्मानित प्राध्यापकगण, सभी विद्यार्थी भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं। हमारे विश्वविद्यालय के इस बदलते दौर में और पुराने काल के पुराने समय के दौर में ये आज तो आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इसी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में मैं जब आया था और उस समय ये विषय आया और यहाँ नहीं, मैं आज आपके साथ साथ पूरे प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के अंदर एक बार जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में भारत करवट बदल रहा है, देश करवट बदल रहा है। युवाओं की उनके अपने सपनों की ऊंचाई के ऊंचे से ऊंचे आकाश को दिलाने के लिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री न केवल देशवासियों के सामने बल्कि अब तो बदलते दौर में हमको रोज समाचार पत्रों से मिल रहा है, वो भारत और भारत की संभावनाओं के लिए दुनिया के सामने मिसाल पैदा कर रहा है। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के उस अलग प्रकार के नेतृत्व। वो दिन गए जब किसी बड़े बड़े देश के पीछे पीछे चलते हुए भारत अपनी पहचान बनाता था। वो दिन गए जब भारत का युवा दुनिया के कई बड़े बड़े देशों के वीजा के लिए मरता था और उसके आधार पर भविष्य की बड़ी संभावना लेके चलता था। आज हमें गर्व है, हमको किसी की जरूरत नहीं है। दुनिया के सबसे अच्छे देश बनाने के लिए भारत खुद अपनी लाइन बना रहा है। ये हमारे लिए मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि भारत की 22 क्षेत्रीय भाषाओं को जिनको संविधान में चिन्हित किया गया है, उसमें से 12 से 15 भाषाओं को हम पहले चिन्हित कर रहे थे। जो प्रदेश बड़े हैं और उस प्रदेश के लोग हमारे यहाँ नौकरी करने, पढ़ाई करने आते हैं
और व्यवसाय करने आते हैं, उन राज्यों की भाषाओं को हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय में अपनी अपनी भाषाओं का चयन कर लिया गया है और उनके कार्य परिषद में निर्माण करके आगे उसे भाषा को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षा विभाग के एक्सपर्ट उस पर काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें तमिल, कन्नड़, मराठी, गुजराती, अन्य भाषाओं को हमारे विश्वविद्यालय में एक एक दो दो करके चयनित कर लिया है। कभी भी कोई भी भाषा समस्या नहीं बन सकती। भाषा जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का नहीं। कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भाषण के जरिए लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम एक बड़ा संदेश मध्य प्रदेश की धरती से देने जा रहे हैं। भारत की 12 हमारी राष्ट्रीय भाषाएं हैं, 22 क्षेत्रीय भाषाओं को जो संविधान में उनको चिन्हित किया गया है, उन भाषाओं में से हम 12-15 भाषाओं को पहले चिन्हित कर रहे हैं। जो प्रदेश बड़े हैं, जहां पर उन भाषाओं के कारण से कई बार वहां के लोग हमारे यहाँ बड़ी संख्या में नौकरी करने आते हैं, दूसरे व्यवसाय करने आते हैं, उन राज्यों को हम सम्मिलित करने जा रहे हैं। और हमारे लगभग सभी विश्वविद्यालयों ने अपने अपनी भाषाओं का चयन कर लिया, अपनी कार्य परिषद में निर्णय करके आगे उसको क्या रहेगा उसको क्रेडिट से जोड़ने का काम करेंगे। वो हमारे जो शिक्षा विभाग के एक्सपर्ट है वो उसको काम करेंगे। आज क्या क्या घोषणाएं की गई? दक्षिण भारतीय भाषा आगे रहेंगे उनमें। बिल्कुल, दक्षिण भारतीय भाषा तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, गुजराती है, मराठी है, ऐसी सब असमिया है, उड़िया, सब भाषाओं को एक एक हमारे विश्वविद्यालय ने एक या दो भाषा अपनी चयनित। नर्मदापुरम सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने परिसीमन को लेकर स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में ये प्रक्रिया तय समय में विधिवत रूप से पूरी की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी कार्य गाइडलाइन के अनुसार होंगे। सांसद ने कहा कि जनसंख्या में वृद्धि और लंबे अंतराल को देखते हुए परिसीमन जरूरी है, जिससे क्षेत्रीय संतुलन और विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। पंचायत और नगरीय निकायों में भी परिसीमन की तैयारी शुरू हो गई है और राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है। अवैध रेत खनन पर सख्ती जताते हुए उन्होंने कहा कि भूमाफियाओं को पहले से भी नहीं बख्शा गया था और आगे भी नहीं बख्शा जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर उन्होंने कहा कि जो काबिल होगा वही जनता को बेहतर सेवा देगा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास न मुद्दा है और न ही प्रस्ताव। पूरी मुस्तैदी के साथ, चाहे वो देश की प्रक्रिया हो, मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश की प्रक्रिया हो, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में बखूबी चल रही हैं। समय सीमा में सब काम होगा। नहीं, इससे समय सीमा में कितना समय लग सकता है, क्योंकि इसमें कभी विपक्ष बवाल करेगा। विपक्ष को तो काम ही है, उसके पास न कोई मुद्दा है, न उसके पास ऐसा कोई। आप देखेंगे जितने भी जैसे जिला बने, तो जितने हमने जिले बनाए उनमें कोई विवाद नहीं, हमने प्रदेश बनाए राष्ट्र के उसमें उनमें विवाद नहीं, लेकिन उनने जो जो किए थे उन सब में विवाद है और जिसके कारण देश भी घाटे में गया। हम बिल्कुल सांस्कृतिक तरीके से काम करते हैं और विधिवत जो समय सीमा रहेगी उस समय सीमा में सारे काम हमने पंचायत के पहले भी चुनाव मुस्तैदी से कराएं, अब भी कराएंगे और परिसीमन भी जो गाइडलाइन है उसके अंतर्गत। इंदौर के एमवाई अस्पताल की घटना पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि ये पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी के शासन का असली चेहरा है। एमवाई में चूहे की हरकत या करतूत सामने नहीं आई है। चूहे ने नवजात बच्चे को क्षति नहीं पहुंचाई। ये भ्रष्टाचारी प्रशासन ने उसे बच्चों को चोट पहुंचाई है। मोहन यादव अगर शासन में जरा सी भी रीढ़ की हड्डी है तो क्या उस अधीक्षक को पनिशमेंट दे सकते हैं? नहीं दे सकते। या किस को हटाएंगे? छोटे से वार्ड बॉय को? अव्यवस्था क्यों है? एमवाई में अराजकता क्यों है? इतना पैसा खर्च होता है तो इतने बड़े बड़े बिल्ली के जैसे चूहे क्यों हो गए हैं जो बच्चों को काट खाते हैं? ये केवल इसलिए है क्योंकि चूहे बच्चों को खा रहे हैं और भ्रष्टाचार से बीजेपी के नेताओं का पेट भर रहा है। ये दोनों बातें बच्चों की जानलेवा कारक हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी की मां कर पूरे देश में जिस तरीके का नैरेटिव सेट किया गया, मोदी जी ने भी अपने भाषण में उस बात को पूरे वक्तव्य के साथ कहा। मोदी जी की मां एक भारत की महिला है, वो आज हमारी इस सृष्टि में है नहीं, ईश्वर के पास है, सम्मानित है। कोई भी मां का कोई भी अपमान करे तो वो स्वीकार नहीं किया जा सकता, उसकी निंदा की जा सकती है।
जिस भी व्यक्ति ने ऐसा किया उसका कोई लेना देना कांग्रेस से नहीं है, उसका बीजेपी से लेना देना है। फिर भी अगर राजनीति करना है इस मुद्दे पे तो मैं नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं, आप ही के भाषण है, विधवा महिला आप ही ने तो कहा था, आप ही ने तो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था, आप ही ने तो अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार पर महिलाओं को लेकर सुरपंखा किसने कहा था। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि दो विचार एक साथ नहीं चल सकते। जिस भी व्यक्ति ने, हम तो उस विचार की व्यक्ति हैं, किसी भी महिला का अपमान, किसी भी बहन का अपमान, किसी भी मां का अपमान कोई भी करे वो स्वीकार योग्य है ही नहीं। हमारे नरेंद्र मोदी जी की मां का सम्मान करना हम सबका दायित्व है और मैं उनके चरणों में उनकी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उस व्यक्ति की निंदा करता हूं जिसने ऐसा किया। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के नवनियुक्त अध्यक्ष महा आर्यमन सिंधिया की ताजपेशी ने एक बार फिर से बीजेपी के दोहरे चरित्र और वंशवाद की राजनीति को उजागर कर दिया। बीजेपी बार बार कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाती रही है, लेकिन वास्तविकता ये है कि बीजेपी स्वयं हर संगठन और संस्था में परिवारवाद को पोषित कर रही है। वहां आर्यमन सिंधिया का क्रिकेट या खेल प्रबंधन से कोई गहरा सरोकार नहीं रहा है। सिर्फ सिंधिया परिवार से संबंध होना ही उनकी नियुक्ति का मुख्य आधार बन गया है। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, क्या मध्य प्रदेश में हजारों क्रिकेट खिलाड़ी और अनुभवी खेल प्रेमी संगठन से जुड़ने या पद के योग्य नहीं थे, या नेताओं और उनके वंशजों की जागीर है? आखिर बीजेपी ने क्रिकेट प्रेमियों और प्रदेश के खिलाड़ियों की उपेक्षा कर परिवारवाद की परंपरा को क्यों आगे बढ़ाया? ये नियुक्ति स्पष्ट करती है कि बीजेपी की कथनी और करनी में भारी अंतर है। जिस वंशवाद का विरोध करने का दावा बीजेपी करती है, वही वंशवाद उसकी राजनीति और संगठनात्मक नियुक्तियों की असलियत बन चुका है। खेल महासंघ हो, क्रिकेट एसोसिएशन हो, भाजपा अपने बच्चों बिना किसी अनुभव के, इवन उनको गिल्ली हो, डंडा हो, टेनिस हो, कबड्डी हो, खो खो कुछ खेलने नहीं आता। सवाल ये है कि क्या मध्य प्रदेश में और देश में खिलाड़ी नहीं है? सवाल ये है कि मध्य प्रदेश और देश में क्या खेल संगठन नहीं है? सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में उस संस्थान को चलाने वाले क्या प्रतिभाशाली लोग नहीं है जो निकम्मों को आप हमारे ऊपर थोप रहे हैं? क्या भविष्य होगा खेल का? जब क्रिकेट एसोसिएशन जैसे महत्वपूर्ण, जो पूरे देश की जनता की, युवाओं के बीच में कितना प्रचलित से खेल है, उसके अंदर आप नेताओं के बच्चों को बिठा रहे हैं। ना कोई अनुभव है, ना उनमें कोई चेष्टा है, ना उसको काम करने की कोई उनमें श्रेणी है। धिक्कार है ऐसे नियुक्ति पे। बालाघाट में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जिला प्रभारी जीतू सीएन बौद्ध और अन्य कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। जिला प्रभारी जीतू बौद्ध ने सरकार से आग्रह किया कि उनकी मांगों को शीघ्र पूरा किया जाए, नहीं तो संगठन आगामी समय में आंदोलन के लिए मजबूर होगा। उन्होंने कहा कि भीम आर्मी अपने संघर्ष के लिए जाना जाता है और जब तक न्याय नहीं मिलता आंदोलन जारी रहेगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला अध्यक्ष रितेश बोरकर, जयप्रकाश, सौरभ सहारे समेत अन्य कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। ये ज्ञापन संगठन की सामाजिक और राजनीतिक मांगों को लेकर था, जिसमें सुधार और संवेदनशील मुद्दे पर कार्रवाई की मांग की गई। इस प्रकार की पहल से सरकार पर दबाव बढ़ेगा ताकि जनता के मुद्दों का समाधान जल्द हो सके। आज हम कलेक्ट्रेट में आए हैं। कलेक्टर महोदय को हमारी 3 सूत्री मांगे हैं। आज के दिन ही पूरे प्रदेश में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आह्वान किए कि आज ही के दिन पूरे जिलों में 3 सूत्री मांगों को लेकर के कलेक्टर महोदय के मार्फत जो है हमारे जो मुख्यमंत्री है उनको ज्ञापन दिया जाना है। जो पहली जो घटना है हरियाणा की, जो हमारी बहन है, उनका जो मर्डर हुआ है उसकी भी सीबीआई जांच हो और जो दोषी है उनको सख्त से सख्त उन पे कार्रवाई हो। दूसरा जो मामला है, जैसा कि बहुत लंबे समय से भीम आर्मी और तमाम सामाजिक संगठन इसकी मांग कर रहे हैं कि संविधान के निर्माता विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा ग्वालियर खंडपीठ हाईकोर्ट के सामने लगनी चाहिए, लेकिन कुछ मनवादी विचारधारा के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द यथाशीघ्र डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा वहां पर स्थापित होनी चाहिए। बदनावर विधायक भंवर सिंह शेखावत की ओर से घायल और बीमार गौवंश के इलाज के लिए विधायक निधि से 2 बार 10 लाख की राशि
स्वीकृत की गई, बावजूद इसके निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। गौमाता सेवा संस्थान के प्रयासों के बाद अस्पताल निर्माण की योजना बनाई गई, लेकिन गुप्त षड्यंत्रों के चलते राशि का उपयोग नहीं हुआ। अस्पताल के लिए लक्ष्मी गौशाला के बाहर भूमि चिन्हित की गई, लेकिन सर्वे गौशाला के अंदर का करवा दिया गया। गौशाला ट्रस्टी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। नगर पालिका सीएमओ ने दोबारा सर्वे की बात कही। मौके पर साधना न्यूज की टीम ने देखा कि गौशाला की स्थिति बेहद दयनीय है। बीमार गौवंश उचित इलाज के अभाव में तड़प रहे हैं। धर्म के नाम पर दान जरूर होता है, लेकिन पारदर्शिता और व्यवस्थापन पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। बालाघाट में मंगलवार को सरेखा ओवरब्रिज का औपचारिक शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बालाघाट सिवानी सांसद भारती पराधी, पूर्व विधायक गौरीशंकर बिसेन, नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर समेत बीजेपी पदाधिकारी और नगरवासी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। फिलहाल ओवरब्रिज पर केवल 4 और 2 पहिया लाइट मोटर वाहनों के लिए ही आवागमन की अनुमति दी गई, क्योंकि साइड रोड का निर्माण कार्य अभी शेष है। ट्रैफिक नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। इस महत्वपूर्ण परियोजना में भारत सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व विधायक गौरीशंकर बिसेन का विशेष सहयोग रहा है। ओवरब्रिज के शुरू होने से क्षेत्रवासियों को जाम की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है और ये शहर के यातायात को सुचारू बनाने की अहम भूमिका निभाएगा। घाट के लिए अत्यंत ही खुशी का पल है और शुभ घड़ी है। पूरे दुनिया में भगवान गणेश विराजमान है और आज इस शुभ मुहूर्त पर महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से नामकरण जिनका हो चुका है, इसे ब्रिज का हम आज आवागमन के लिए इसको आज प्रारंभ कर रहे हैं। आप सब इस बात को जानते हैं कि जो रेलवे ट्रैक के बीच का जो काम होता है वो भारत सरकार के रेल मंत्रालय के बजट से होता है और जो बाकी जो लेंथ है वो राज्य सरकार के बजट से बनता है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट की 114वीं वार्षिक साधारण सभा 2024-25 का आयोजन बैंक मुख्यालय में आयोजित किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर मृणाल मीणा, बैंक प्रशासनिक आकाश अग्रवाल, सहायक कलेक्टर राजेश उइके, उपायुक्त सहकारिता पी जोशी, प्रमुख मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रमुख रूप से मंच पर उपस्थित रहे। बदनावर में जहाज सावन के प्रारंभ होने से शुरू धार्मिक कार्यक्रम दीपावली तक सतत चलते हैं। आए दिन धार्मिक कार्य होते रहते हैं। नगर में एक अलग ही धर्ममय वातावरण रहता है। इसी कड़ी में देश शयनी एकादशी पर खेड़ा बदनावर सहित समूचे आंचल में भगवान झूलेलाल को झुलाने की रस्म अदा की गई। रस्म अदायगी के दौरान भगवान को पालकी में विराजित कर समूचे गांव के भ्रमण करवाने के बाद पुलिस थाने के सामने स्थित छोटा तालाब पर पहुंचे, जहां तालाब की गहराई अधिक होने के कारण प्रतीकात्मक रूप से ट्रॉली में जल भरकर भगवान की मूर्ति को झुलाया गया। भगवान को गांव में भ्रमण करवा के सभी लोगों ने श्रद्धापूर्वक भगवान को जो अर्पित करना था वो अर्पित करके तालाब में झुलाने के लिए लाए हैं। ये हमारा धर्म है। तो तालाब पर ऐसे पानी होने के कारण नाली में व्यवस्था करवाई। यहाँ भगवान की सभी गाँवों के पानी मिलकर आरती करके फिर भगवान को झूला के वापस इनके स्थान पर। बक्सवाहा के बड़े बाजार में गणेश दादा समिति की ओर से आयोजित 10 दिवसीय गणेश उत्सव इस बार विशेष भव्यता के साथ मनाया गया। मुंबई के प्रसिद्ध लाल बागचा राजा की तर्ज पर तैयार भव्य पंडाल और दिव्य गणेश प्रतिमा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। जवानी से इंदवा शहर पुलिस ने मात्र 24 घंटे में बरला रोड स्थित मेडिकल दुकान में हुई नकाबजनी की घटना का पर्दाफाश किया। बता दें, पुलिस ने चोरी, नकाबजनी, ट्रक कटिंग के दर्जन अपराधियों में संलिप्त अंतर्राज्यीय नकाबजन के मामले के शातिर बदमाश आरोपी रोहित सोलंकी एवं राजेश नागर को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पे 31 अगस्त की देर रात्रि
एक चोरी की घटना हुई थी, जिसकी सुबह जब 1 तारीख को फरियादी को पता चला तो वो थाने पर आए। उन्होंने बताया कि उनकी जो वर्ला रोड स्थित मेडिकल शॉप है उसमें कुछ अज्ञात चोरों ने घुस के नकदी 31,000 रुपये और एक OnePlus कंपनी का मोबाइल चुराया है। हमारी टीम इसमें तत्काल इसके पीछे लगी और जो भी हमें टेक्निकल एविडेंसेस इसके मिले उसके आधार पर हमें एक व्यक्ति जो कि थाना ऊन के ग्राम बनिहार का रहने वाला है। भोपाल के टीटी नगर थाना क्षेत्र में पंचशील नगर की रहने वाली 19 वर्षीय युवती रोशनी की हत्या का मामला सामने आया। मामले पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर आरोपी प्रेमी मोबिन को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार युवती का निकाह कोहफिजा थाना क्षेत्र के रहने वाले युवक के साथ तय हुआ था। अक्टूबर में युवती का विवाह होना था, लेकिन बार बार प्रेमी के मना करने के बावजूद जब युवती ने इनकार कर दिया था तो इस बात से नाराज होकर आरोपी ने घटना को अंजाम दे दिया। कल रात्रि को लगभग 9:15 बजे के आसपास जेपी अस्पताल से पीएमएल से प्राप्त हुई थी कि सुनहरी बाग में रहने वाला एक लड़का है जिसको कि उसी के एक परिचित व्यक्ति ने चाकू मार दिया है। तो जिसके संबंध में क्योंकि चोट गहरी थी तो हमीदिया अस्पताल रेफर कर दिया गया था। सुनहरी बाग का रहने वाला है कर्टसी का और किसी बात को लेकर दोनों के बीच में कहासुनी हुई थी तो चाकूबाजी की घटना। आरोपी की गिरफ्तारी हो गई। आरोपी उसी का परिचित था पर इसमें नहीं रहने वाला। नहीं, किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, पुरानी रंजिश कुछ नहीं। आरोपी का पूर्व में भी 2022 का एक अपराध है। 3 सितंबर की शाम साले टोकरी से बालाघाट आ रही बस के ब्रेक फेल होने से गंगलूरपारा और पीपर टोला के पास दुर्घटना हो गई। बस में सवार कुल 30 यात्री थे, जिनमें से 24 घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती कराया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर नीलय जैन ने बताया कि गंभीर रूप से घायल 3 मरीजों को बेहतर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज गोंदिया रेफर कर दिया गया। 5 घायलों की हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। बाकी घायलों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। कलेक्टर मृणाल मीणा के निर्देश पर शासन के नियमों के तहत राहत राशि देने के लिए प्रकरण तैयार किए जा रहे हैं। दुर्घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचकर बचाव और राहत कार्य में जुट गए थे। बिजूरी थाना क्षेत्र में 6 वर्षीय मासूम सुफियान कुरैशी को बीती रात सांप ने काट लिया। उसे तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिजूरी ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद कंपाउंडर ने प्रारंभिक इलाज शुरू किया। परिजन आरोप लगाते हैं कि डॉक्टर मनोज सिंह रात भर अस्पताल नहीं आए और सिर्फ फोन पर ही इलाज किया गया। डॉक्टर सुबह 10 बजे तक अस्पताल पहुंचे, तब तक मासूम की तबीयत काफी खराब हो चुकी थी। बिना विशेष इलाज के उसे अनूपपुर रेफर कर दिया गया, जहां हालत नहीं सुधरी और बाद में अंबिकापुर रेफर किया गया। दुर्भाग्यवश इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई। मासूम की मां ने आंसू बहाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, ताकि किसी और की मां को अपने बच्चों को खोने का दर्द न सहना पड़े। घटना से पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। रात में 1 बजे फोन लगाई कि जी मेरे बच्चे को जो है बहुत तेज बुखार है। तो मैं बोला कि ठीक है, उसको डॉक्टर को एक बार जाके दिखवा लो, सामने वाले को उठा लो, घर मालिक को। तो सामने वाला तुरंत आए हैं और मतलब जो है देखने लगे तो उतने में दिख गया सांप। सांप देखने के बाद जो है वो घबरा गए कि अरे सांप है, कहीं काट तो नहीं दिया है। तो मैं डायरेक्ट बोला कि अपने घर वाली को कि इसको तुरंत जो हॉस्पिटल है सरकारी वहाँ ले जाओ। तो मेरे घर वाली गई और जानने के बाद सब मेरे पड़ोसी जो थे वो भी गए, घर मालिक था वो भी रात भर मेरा दौड़ा। मैं तो अंबिकापुर में था, वहाँ काम कर रहा था, तो मैं नहीं आ पाया। मैं सोचा कि थोड़ा ज़्यादा सीरियस नहीं है मेरा बच्चा। और सामने डॉक्टर भी, जब डॉक्टर पास पहुँचे लोग तो डॉक्टर नहीं था, कंपाउंडर था, मेरे को बताया कंपाउंडर है। मतलब इलाज कंपाउंडर ने किया, डॉक्टर ने नहीं जी, डॉक्टर नहीं किया, कंपाउंडर था। कंपाउंडर जो है फोन लगाया डॉक्टर साहब को कि सर ऐसा सब केस आया है, बोला जा रहा है कि सांप काट दिया है और सांप देखे भी हैं और फोटो भी दिखाए हैं। उसके बाद भी जो है एक्शन नहीं लिया है। मेरे बच्चे को मैं लेके रात में खाना पीना खा के सो रही थी। रात में मेरा बच्चा उठा है 12:50 में बोला मम्मी मेरा
मेरे पाँव में कीला चुभा है। उसके बाद मैं बच्चे को दवाई खिलाई हूँ, उसको तेजी से बुखार थी। बुखार आने के बाद मैं उसको दवाई खिलाई हूँ, गोली खिलाई, पानी पिलाई हूँ। उसके बाद मैं सोने जा रही थी तो मेरे सर के पास सांप बैठा रहा, डंडा कर था वो भी। मैं अपने दोनों बच्चे को लेके बाहर भागी हूँ। उसके 10 मिनट बाद हॉस्पिटल गई हूँ। हॉस्पिटल जाने के बाद कंपाउंडर थे, वहां गई हूँ, बच्चे को दिखाए हैं। मेरे अगल बगल वाले लोग गए हैं, मेरे घर मालिक गए थे। वहां जाने के बाद कंपाउंडर को दिखाया तो कंपाउंडर बोले हैं कि ऐसा कुछ भी हम बताए हैं कि हमारे बच्चे को सांप काटा है। तो डॉक्टर नहीं आए थे? जी डॉक्टर नहीं आए थे, डॉक्टर कंपाउंडर फोन पे फोन कर रहे थे, पर डॉक्टर 2 बार किए हैं फोन, फिर भी नहीं आए। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।